हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन किया था। फूड पॉइजनिंग हमने अच्छे से देख लिया था, फूड प्रिजर्वेशन को हमने स्टार्ट किया था। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके डिफरेंट मेथड को वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स सुखाना। दिस मेथड reduces the water content sufficiently and thereby prevent a delayed bacterial growth. Drying also reduces the weight, making the food more portable. Some common food stuff that are preserved by drying are apples, pears, banana, mangoes, papaya, apricot and coconut. Drying is also the normal mean of preservation for cereal grains such as wheat, maize, oat, barley, rice, millet and rye। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्राइंग है वो एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और ये जो है वाटर के कंटेंट को कम कर देता है। जो भी आपने मटेरियल जिसको आपने ड्राई करना है उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो सुखाने से ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय तक आप उस प्रोडक्ट को रख सकते हैं, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को आप डिले कर सकते हैं, ठीक है। और ड्राई करने से जो वेट होता है उस प्रोडक्ट का वो भी कम हो जाएगा। और आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना है तो वो भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे फूड स्टफ़ है जिनको आप ड्राई करने से रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एप्पल को भी आप ड्राई करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि कैसे करेंगे। पहले एप्पल को कट किया जाता है पीसीज में, फिर उन पीसीज को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। पियर, बनाना, मैंगोज, पपाया, एप्रिकॉट एंड कोकोनट सबको आप इस तरीके से सुखा करके काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जो ड्राइंग होता है उसमें आपके जो सीरियल है, आजकल के टाइम में सबके देखा होगा कि जो गेहूँ पकी होगी है ना, गेहूँ निकाली होगी, तो आपने देखा होगा कि कैसे उसको घर में सुखाया जाता है, ठीक है। तो जो व्हीट है, मेज़ है, बार्ले, राइस, मिलेट और जितने भी आपके ग्रेन हैं उन सब को सुखा करके आपके कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उनमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ना हो सके और आपका जो फूड स्टफ है काफ़ी लंबे समय तक रह सके। ओके। प्रिवेंटिंग यूजिंग द शुगर एंड प्रिजर्वेशन यूजिंग द शुगर एंड सॉल्ट। तो प्रिजर्वेशन शुगर और सॉल्ट की हेल्प से भी प्रिजर्वेशन होती है। अभी बात की थी मैंने लास्ट क्लास में कि जो पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें जो आपके सॉल्ट या फिर ऑयल डाला जाता है, ठीक है। Sugar and salt reduce the water content and make it unavailable for the growth of microorganism। अगर आप चीनी डालते हैं या फिर नमक डालते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैक्सिमम जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपका डैमेज होता है तो वो बेसिकली वाटर की वजह से डैमेज होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर या फिर जो मॉइस्ट चीज़ें हैं, फंजाई भी है, मॉइस्ट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट द फूड गेट बी प्रिजर्व, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द सॉल्ट टू चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगर शुगर और सॉल्ट में रखा जाता है तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से रह सकता है और प्रिजर्व आप उसको कर सकते हैं। या फिर मीट और फिश है उसको भी आप सॉल्ट उसके ऊपर स्प्रिंकल करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट को स्प्रिंकल करने से बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। सम पिकल आर आल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट। बहुत सारे जो अचार है उनको इसी तरीके से स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्ट डाला जाता है। जैम और जेलीज है उनमें शुगर का यूज़ करके उसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रिजर्वेशन यूजिंग द एस्टिक एसिड। अभी एस्टिक एसिड क्या होता है? इसको बोलते हैं विनेगर। किचन में यूज़ होता है ना वाइट कलर का विनेगर, वही एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द सेवरल पिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे अचारी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। विनेगर ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो बी यूज इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड फ्रूट ड्रिंक्स। तो सिट्रिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, इनका भी यूज़ किया जाता है कार्बोनेटेड बिवरेजेस बनाने के लिए, ठीक है। एंड फ्रूट ड्रिंक्स जो है इनके लिए इनका यूज़ किया जाता है बोथ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। फ्लेवर के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है और प्रिजर्व करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रिजर्वेशन यूजिंग द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो
केमिकल प्रिजर्वेटिव जो है कैसे आपके प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, तो केमिकल भी आपके यूज़ किए जाते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव लाइक सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम मेटा बाय सल्फाइड एंड यूज टू प्रिजर्व द जैम, जेलीज, पिकल। दिस केमिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सोडियम बेंजोएट है और पोटाशियम मेटा बाई सल्फाइड है। तो जैम है, जेली है या पिकल है, इनको यूज़ स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब है उसको इस तरीके का टेम्परेचर दिया जाता है फूड स्टफ को ताकि वो लंबे समय तक रहे। आपने देखा होगा आजकल जो दूध की जो पैकेट आते हैं, ठीक है, तो आप अगर एक बार उनको ओपन करते हैं तो आप उसको 1 वीक 2 वीक तक आराम से चला सकते हैं। देखा होगा अमूल की थैली आती है दूध की, है ना, तो उनको भी इसी तरीके से स्टोर करके रखा होता है। तो कोल्ड और हीट ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। सम फूड आइटम लाइक मिल्क आर यूजली बॉइल्ड बिफोर दियर यूज एंड स्पॉइल स्टोरेज बॉइलिंग किल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल फूड स्टफ आल्सो बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। द लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फूड स्टफ है, फूड आइटम है, इनको बॉईल किया जाता है और लंबे समय तक रखा जाता है। बॉईल करने से इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और रेफ्रिजरेटर में भी बहुत सारे फूड स्टफ को रखा जाता है और रखते भी होंगे आप लोग। लो टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है रुक जाती है। नेक्स्ट वन इज अ पाश्चराइजेशन। अब ये पाश्चराइजेशन मेथड क्या है? इट इज़ अ pressurized heating for short time. It may be considered as a mild form of heat treatment. The temperature used during pasteurization is below 212 degree Fahrenheit, that is 100 degrees Celsius. Milk is pasteurized to destroy the microorganism. However, there are many more heat resistant organisms in it that only get be reduced in number. Hence, the pasteurized milk need to be stored under the refrigeration to keep bacterial growth in check. अब देखो, जो पाश्चराइजेशन मेथड है उसमें एक हीटिंग की जाती है, प्रेशराइज हीटिंग की जाती है। मतलब जितना जैसे हम बॉईल करते हैं ना, 100 डिग्री के ऊपर बॉईल होता है, तो उतना बॉईल नहीं किया जाता है उसको, मतलब 60 और 70 डिग्री के आसपास उसको बॉईल किया जाता है। उसके बाद उस मिल्क को जो है वो ठंडा किया जाता है। ठीक है, और 2-3 बार उसी मेथड को दोहराया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है यूज ड्यूरिंग द पाश्चराइजेशन बिलो, मतलब 100 डिग्री से कम टेम्परेचर इसको यूज़ किया जाता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस इज बिलो, इससे कम ही टेम्परेचर रखा जाता है। और जो मिल्क होता है फिर वो पाश्चराइज हो जाता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मिल्क को ख़राब करते हैं या फिर उसको दही में कन्वर्ट करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो आपका मिल्क है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाश्चराइजेशन ऑल्सो भी इनएक्टिवेट सम एंजाइम दैट एट द टाइम कैन बी डिसएडवांटेजेस। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है इसकी। तो ये जो पाश्चराइजेशन करने से बहुत सारे एंजाइम जो है इसमें इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हानि भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है वैक्यूम पैकेजिंग। अब वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है? वैक्यूम पैकेजिंग स्टोर फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट यूजली एट द एयर टाइट बैग और बॉटल। आपको दुकान में मिलते होंगे मसाले बहुत सारे वैक्यूम पैक में, है ना। द वैक्यूम एनवायरनमेंट डिप्राइव बैक्टीरिया फॉर द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द सर्वाइवल इट देयरफॉर स्लो स्पॉइलिंग एंड वैक्यूम पैकेजिंग इज कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग द नट्स. It helps to reduce their loss of flavor caused by their oxidation. तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? बेसिकली वैक्यूम का मतलब है जो भी आपका कंटेनर है, जैसे मान लो आपने प्लास्टिक का जो बर्तन ले लिया, प्लास्टिक का थैली ले ली, है ना, तो उसके अंदर जो है हवा होती है ना, पता है आपको सारे सराउंडिंग में हवा होती है। तो जैसे आपने उसके अंदर कोई नट या फिर कोई चीज़ डाल दी तो आपने एक मशीन होती है उसकी हेल्प से उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल देनी है। ठीक है, और जब उसकी सारी हवा बाहर निकल जाती है तो उसके अंदर जो है वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है देयर इज़ नो एयर। ठीक है, उसमें कोई एयर नहीं रहती है। तो जो एयर नहीं रही इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब एयर अंदर नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन में जो है वाटर का कंटेंट भी होता है ना, तो जो स्पॉइल करना है उन्होंने तो ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से करेंगे। तो जब उसमें वैक्यूम बन जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो वैक्यूम बनाने से जो ऑक्सीडेशन होता है वो रुक जाता है। मतलब जो आपके नट्स हैं, जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होता रहता है, वो भी उससे रुक जाता है। तो उसका जो फ्लेवर होता है उन नट्स का या फिर ड्राई फ्रूट्स का वो वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द कैनिंग। अब कैनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व द कुकिंग
food and sealing it in the sterile can or sealing it in a sterile can or jar. This is followed by boiling the container to kill or weaken by remaining the bacteria or form the sterilization. However, food preservation by canning or bottling is an immediate risk of spoilage. One of can be bottle has been be opened. अब देखो, अब कैनिंग में क्या होता है? कैनिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो किसी कंटेनर के अंदर आते हैं, सील्ड कंटेनर में आते हैं, है ना। तो वो कैनिंग के मेथड से उनको स्टोर किया जाता है। कैनिंग में आपका जो भी कंटेनर आप यूज़ करते हो उसको अच्छे से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब उसको एक मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको स्टीम करके उसके सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल किए जाते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी फूड स्टफ डाला जाता है वो भी बड़े सावधानी के साथ डाला जाता है, और उसको काफ़ी लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने उस केन को एक बार खोल दिया, जो भी आपने कंटेनर है जो केनिंग के थ्रू आपने भरा है ना, उसको अगर आपने एक बार खोल दिया तो उसको वो जो है जल्दी फिर खराब भी हो जाता है। एट टाइम द केन और जार गेट बी डैमेज एंड शो द पफलिंग और एनलार्जमेंट। तो अगर कोई आइटम है जिसको केन के अंदर या फिर जार के अंदर रखा हुआ है, तो अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो आपका जो जार होता है वो स्वेल कर जाता है, पफलिंग उसमें स्वेलिंग जैसे आ जाता है। दिस इंडिकेट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो आप समझ आना कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो डैमेज हो चुका है। इन सच पफल्ड और एनलार्ज कंटेनर शुड नेवर बी कंज्यूम। तो इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें, ठीक है। तो केनिंग में ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट उसमें है, अगर वो जो आपका जार है या कंटेनर है वो फूल चुका है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ ना करें। नेक्स्ट वन इज़ अ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब है लो टेम्परेचर के ऊपर रखना। व्हेन फूड आर केप्ट एट द बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, मोस्ट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एट सच a reduced rate that only minor changes at the noticeable even after long period of storage. However, microorganisms are generally more resistant to cold than to heat. Although some are killed by freezing, most bacteria, spore and the large number of organisms survive and get be revitalized when the food is thawed. अब देखो, फ्रीजिंग में क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर आप फूड स्टफ को रखते हैं। आपने अपने फ्रिज के अंदर देखा होगा जो फ्रीज़र होता है ऊपर जहाँ पर आइसक्रीम बनती है, तो उसके अंदर अगर आप किसी फूड स्टफ को रखते हैं तो वैसा का वैसा काफ़ी टाइम तक रहता है वो, ठीक है। और बहुत सारे केमिकल चेंजेस है वो उसमें लो टेम्परेचर के ऊपर नहीं हो पाते हैं, अगर होते भी है तो माइनर से होते हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है एक प्रॉपर, और फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर उनको वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो आइटम है आपकी वो वैसे की वैसी रहती है, ठीक है। तो ये था आपका। इसके साथ बैक्टीरियल जो स्पोर होते हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर, पर जब आप उस आइटम को बाहर निकाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर आप उसको रखते हैं तो फिर से वैसी की वैसी उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है अच्छे से तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी क्लासेस को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्लासेस जो भी मैं पढ़ाती हूँ अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।